हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? मौज आ रही ना? बिल्कुल मौज आएगी बेटा। लगातार आप वीडियो देखते रहो, रात 12 बजे तक साइंस का चित्र उड़ा देना है। पूरी साइंस तैयार करना है, ये वादा है मेरा। सुबह बेटा कल जब आप साइंस का पेपर देने जाओगे ना, 70 में से 70 छाप के आना है बेटा। 70 में से 70। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अत्यधिक पसंद आ रही है बेटा। पहली वीडियो भी आपको बहुत अत्यधिक पसंद आई है और दूसरी वाली भी एकदम मज़ा आ गया होगा बेटा आपको। तो चलिए बेटा, उसी सीरीज को अगले बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा वीडियो नंबर 3। कौन सी बेटा? वीडियो नंबर 3। और बेटा हाँ, लाइक करना मत भूलना। बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, मेन मेन चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे पेपर में आपको कोई चीज़ कठिन ना लगे। लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, जितने ज़्यादा बेटा रिश्तेदारी में दोस्तों को जहाँ भेजना है, जिस भी ग्रुप में वीडियो को भेजो। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी वीडियो भेज रहे हैं, और फिर भी अगर बेटा सब्सक्राइब नहीं बढ़े तो क्या फ़ायदा बेटा। इस वीडियो इन लगातार वीडियो में बेटा सुबह तक कम से कम अत्यधिक सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए बेटा। और सभी लोगों से सब्सक्राइब कराओ, जितने भी रिश्तेदार हों उन्हें भेजो, दोस्तों को भेजो, सभी को बेटा। लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसी लगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ नंबर 3, धातु एवं अधातु। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है अध्याय 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्या है बच्चों? धातु एवं अधातु। इतने सरल तरीके से बेटा कहीं नहीं हो सकता, इतने सरल जितना सरल यहाँ है। देखें, कह रहे हैं तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जितने भी बेटा तत्व होते हैं उनको उनके गुण के आधार पर धातु और अधातु में बांट देते हैं। जैसे धातु के उदाहरण देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं जैसे धातु के कुछ उदाहरण हैं, आयरन Fe धातु है, एल्यूमिनियम Al धातु है, चांदी Ag धातु है, कॉपर Au धातु है। बेटा अब पेपर में कल सुबह आ जाए कि निम्न में से कौन सी धातु है, तो धातु याद रखना है, इन चार में से कोई भी दिख जाए तुरंत आप धातु पर टिक लगा दीजिए। अधातु देख लेते हैं बच्चों, अधातु क्या है। अगर आ जाए बेटा अधातु कौन सा है, तो देखिए अधातु के कुछ उदाहरण, हाइड्रोजन H+, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O। ये सभी कैसी बेटा? ये अधातु हैं और ये धातु हैं। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। देखें सबसे पहले अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही आ गया बेटा। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधातु धातु के गुणधर्म यानी उन दोनों में अंतर। परिभाषा भी मिल जाएगी, अंतर भी। सबसे पहले गुणधर्म यानी हेडिंग, फिर है धातु और फिर है अधातु। सबसे पहले बात कर लेते हैं चमक के बारे में, धात्विक चमक के बारे में। तो बेटा धातु में क्या होती है? धातु की सतह चमकदार होती है, धातु चमकती है। अधातु क्या होती है? अधातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाएगा, निम्न में से कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? हालांकि धातु होती हैं, अधातु नहीं, लेकिन एक है धातु आयोडीन, एक आयोडीन अधातु है जो कि चमकीली होती है। दूसरा गुण है बेटा कठोरता। तो कह रहे हैं धातु सामान्यतः कठोर होती हैं, धातु सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। तो ऐसी धातुएं बेटा जो मुलायम होती हैं और चाकू से कट भी जाएंगी। अगले देखते हैं, ये अत्यधिक कठोर नहीं होते। अधातु में कह रहे हैं ये अत्यधिक कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपर रूप हीरा, कार्बन का एक अपर रूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देख लें, कार्बन का जो हीरा है वो क्या है? एक अधातु है और प्रकृति में सबसे कठोर, टाइट, कठोर जो है वो हीरा है। चलिए बेटा तीसरा देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, याद करने में तो बहुत आसानी। रूप जान लेते हैं। कह रहे हैं धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैस रूप दोनों में हो सकती हैं। धातुएं केवल ठोस होती हैं और अधातु ठोस भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं। अगले बेटा, केवल मरकरी यानी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। बेटा ये लाइन से ही ऑप्शन बनेगा,
याद रखें, सब चक्कर में पड़ जाएंगे कि ऑप्शन बना कहाँ से, लेकिन आप पूरे छाप कर आओगे बेटा 70 में से 70। आप सबको पता है धातु ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु है जो द्रव होती है और उसका नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है बेटा? मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो कैसी है? द्रव है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव है, ठोस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। और इधर भी देखें, ये भी लाइन आपको 1 नंबर दिलवाएगी, ये भी 1 नंबर दिलवाने वाली है, सबकी बस की नहीं है बेटा। जो वीडियो देखेगा वही लाएगा। क्या है? केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। आघात वर्धनीयता देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है और अधातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अधातुओं को बदला नहीं जा सकता। चलिए बेटा, इतने सिंपल जानने के लिए और देख लेते हैं 1-2, काफ़ी सिंपल है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तन्यता यानी तनना देख लेते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। बेटा लोहा वगैरह होते हैं, इनसे तार बनते हैं नहीं बनते हैं? और अधातुएं तन्य नहीं होती। बताओ हाइड्रोजन को कितना तान दोगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर है विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो कह रहे हैं सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। सबको पता है कि धातुएं होती हैं उनमें करंट दौड़ जाता है। लेकिन लेकिन और लेकिन ये लाइन देखो, कह रहे हैं सीसा जिसे पीवी कहते हैं, मरकरी जिसे Hg कहते हैं, ये कुचालक होते हैं, इनमें करंट नहीं दौड़ता और ये भी धातु हैं पर ये कुचालक हैं। इन्हीं से तो ऑप्शन बनेंगे। ठीक है बेटा, इधर क्या कह रहे हैं? सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं तो बेटा होंगी कुचालक, और ग्रेफाइट सुचालक होता है। ये भी देख लें, ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो अधातु होता है लेकिन सुचालक है, उसमें करंट दौड़ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखना बेटा सुबह का पेपर कैसे धुआं में उड़ा दो। फिर है घनत्व। कह रहे हैं सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है किसका? धातुओं का। और सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है। और इधर क्या कह रहे हैं? सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। चलिए बेटा 1-2 और देख लेते हैं, फिर ये हो जाएगी खत्म धातु अधातु में अंतर। आ जाए छाप दोगे। ध्वनिक यानी आवाज़ें, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती हैं। लोहे को किसी से पीट दो या कुछ भी करो तो आवाज़ होती नहीं होती है। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, उनमें ध्वनि नहीं होती है। फिर है बेटा ऑक्साइड। कह रहे हैं अधिकतर धातुएं क्षारकीय, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। चलिए ये थे अंतर। अब देख लेते हैं इनके गुण, अम्ल और उसके धातु और अधातु के। तो हेडिंग डालेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। बेटा बहुत सिंपल, हेडिंग डाल के होता है ना, तुरंत हेडिंग डालो पहला वायु के साथ अभिक्रिया। और क्या लिखेंगे? धातुएं ऑक्सीजन, वायु से ऑक्सीजन ही तो कहते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखो हिंदी में पहले लिखा करो, धातु प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया, क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। एक उदाहरण दो, सबकी जरूरत नहीं है। देखो ये रही धातु CuO2 रहा ऑक्सीजन और Cu बन गया धातु ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। खत्म, बस एक ही उदाहरण, कुछ नहीं देना है। ठीक है, अगले देख लेते हैं। देखें एक लाइन और समझें, कितनी बेहतरीन है ये पॉइंट। इससे तो बेटा आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कह रहे हैं N यानी सोडियम और K मतलब पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अब आ जाए कि बताओ निम्न में से कौन वायु में रखने पर आग पकड़ लेता है? तो 2 चीज़ें ऐसी, कौन सी? Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कैरोसिन मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में डुबोकर किसे रखा जाता है? तो सोडियम को और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि ये ऊपर रहेंगे, इनमें हवा लगेगी और हवा लगते ही खन इसमें क्या होगा? बिल्कुल माचिस की जरूरत नहीं है, आग पकड़ लेगी। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा। देखें कितनी सरल सरल बातों में पूरा पूरा जवाब। आज देखो बेटा मेन इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, देखो MgAlZnPb वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। देखो बेटा अगले ये गुण हैं सब,
Fe यानी आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगते हैं। अगला देखें, Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला देखें, AgAu ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है बेटा, चलिए अगले देख लेते हैं। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उभयधर्मी ऑक्साइड। देखें क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड में। देखो बच्चों, कह रहे हैं बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो देख लो, एक ही उदाहरण देना, ज़्यादा नहीं देना है भाई साहब। तो Al2O3 अम्ल से क्रिया करी, HCl से क्या बनाया, AlCl3 और जल, एक ही लिखना, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कुछ धातुएं, धातु ये रही धातु। ठीक है, अब गुण देख रहे हैं कितने आराम से लिखें, ऐसे पेपर में लिख दिए तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर है धातु बीच में। अब धातु करता क्या है, पहला पॉइंट कह रहे हैं ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaCl, ये सब ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं। केवल भाप के साथ क्रिया कौन कौन करता है, Al, Fe और Zn। गर्म जल के साथ क्रिया कौन करता है, केवल Mg। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, कौन कौन, Pb, Cu, Ag और Au। CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो देखा एक ही ग्राफ में, और ऐसे ग्राफ बना दिए तो भाई साहब एग्जामर खुश होकर नंबर देगा। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा। उदाहरण यहाँ पर लिखे ही हैं आपके, ये सब उदाहरण ही हैं बेटा। अगले आप देख सकते हैं, ये सब उदाहरण हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला गुण है तीसरा, धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया। धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया, तो धातु की क्रिया तनु अम्ल से करेंगे तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो देख लो, कोई एक उदाहरण, सब नहीं। देखो जैसे Fe क्या हुई, धातु, ये रही धातु, ये रहा तनु अम्ल, बना क्या, लवण और एक हाइड्रोजन। पहले हिंदी में रिएक्शन लिखो, फिर इन अंक इसमें लिख दो सूत्रों में, बस हो गई खेल खत्म। चौथा देख लेते हैं बेटा, कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यहाँ समझो। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो देखें, धातु है, लवण विलयन से क्रिया करेंगे, लवण विलयन बनाएगा और धातु बनाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। देख सकते हो आपके सिलेबस में सक्रियता श्रेणी है, तो अधिक क्रियाशील जो होती हैं वो कम क्रियाशील को हटा देती हैं, कहते हैं भगले तो यहाँ से तेरा कोई काम नहीं है। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी किताब गैस पेपर में इतना कठिन दे रखा है जिसे पढ़ के याद भी नहीं किया जा सकता। देखो कितना सरल है सक्रियता श्रेणी। कह रहे हैं वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस सीरीज को। देखो ज़्यादा बड़ी नहीं लिखना है सीरीज। देखें, देखो बच्चों, KNaCaMgAlZn Fe और Pb, ऊपर क्या है, अधिक क्रियाशीलता, नीचे घटती हुई, मतलब इस प्रकार से है, ऐसे ऊपर से नीचे को घटती हुई क्रियाशीलता। इतना लिख दो, सक्रियता श्रेणी कंप्लीट। और हाँ, थोड़े और हैं, सबसे कम वाले भी लिख लें, HCU, HE, AQ और AU, ये सबसे कम है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे कम अभिक्रियाशीलता। चलिए अगले देखते हैं। अगला बेटा लिखेंगे मतलब ये सभी गुण चल ही रहे हैं धातुओं के। तो चलिए अगला हेडिंग देख लेते हैं बच्चों। देखें, कह रहे हैं धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया। अब की धातु की अधातुओं से ही करा दो। कह रहे हैं तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनते हैं, अतः अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये भी टिक लगाने में आ सकता है कि धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और प्लस के बन जाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को
पकड़ते हैं यानी ग्रहण करते हैं और माइनस के बन जाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक उदाहरण देना है, खेल खत्म। खेल खत्म, बस एक ही उदाहरण देना है। NaCl का निर्माण, Na में लिखो 1 इलेक्ट्रॉन और Cl में लिखो और बन गया आपका NaCl। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा आयनिक यौगिक। बहुत सिंपल परिभाषाएं हैं, याद रखना। आयनिक यौगिक कह रहे हैं विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब इनके आयनिक यौगिकों के हम गुणधर्म देख लेते हैं। एक एक लाइन के गुण हैं। भौतिक प्रकृति क्या है, कह रहे हैं ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। दूसरा है गलनांक और क्वथनांक देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा देख लेते हैं घुलनशीलता। कह रहे हैं आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। चौथा देख लेते हैं विलय चालकता। कह रहे हैं आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। देख रहे हैं बेटा आयनिक यौगिकों का कितना आसानी से हमने समझा दिया। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल भाषा में समझें, धातुओं की प्राप्ति यानी खनिज। अब पेपर आएगा खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या होते हैं, तो देखो कितने सिंपल हेडिंग पड़ेगा खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। इससे बेहतर हो नहीं सकता। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बताओ। अब अयस्क देख लेते हैं, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन की परिभाषाएं। अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना अधिक लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा बेटा, लाइक करते रहो। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, सबसे पहले KNaCAMgAl और इधर क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन। अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मध्य अभिक्रियाशीलता, ये बीच में होती है। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क में कार्बन द्वारा अपचयन सबसे कम अभिक्रियाशील Ag और Au स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं धातु का निष्कर्षण, बहुत पढ़ा होगा ना धातु का निष्कर्षण। देखें अयस्क से धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना। चरण फर्स्ट क्या होता है, अयस्कों का शुद्धिकरण कर दो, धातुओं का निष्कर्षण कर दो, धातु का परिष्करण कर दो। चलिए टेबल से देखें कितने आसानी से आप कर सकते हैं इसे। देखें सबसे पहले हेडिंग डाला बेटा अयस्क, यानी अयस्क का सांद्रण। तो इसमें क्या आती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च में क्या होता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क H2 HGS और ZNS और कार्बोनेट अयस्क यानी ZnCO3 मिलता है मध्य में। और निम्न में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क मिलता है बेटा। क्या मिलता है, सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क की ही बहुत सारे प्रकार बनने वाले हैं, जिसमें हम किस में पढ़ेंगे, भर्जन। देखो इसमें सब क्या पढ़ते हैं, जैस्क के सांद्रण में ये भर्जन पढ़ेंगे, निस्तापन पढ़ेंगे, भर्जन, धातु बहिष्करण, धातु का ऑक्साइड, धातु का अपचयन, धातु का शोधन, ये सब अगर आप ग्राफ बना के लिख देंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, आपने अभी तक जितनी भी वीडियो पढ़ी थी उन वीडियो में भर्जन को बहुत बड़ा भर्जन दे रखा है, कैसे याद करें कि निस्तापन बड़ा दे रखा है। एक एक लाइन का पढ़ते हैं बेटा, कैसी बात करी, एक एक लाइन का पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे बेटा सबसे सरल भाषा में। सबसे पहले देखें कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग, सबसे पहले गैंग किसे कहते हैं, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत है, मिट्टी है, कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इसे गैंग कहते हैं। अब आ जाओ भर्जन। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना भर्जन में कि भर्जन इतना लंबा है, कैसे याद करें, चुटकियों में। देखें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं।
इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। देखो उदाहरण समझो, बिल्कुल सिंपल। सल्फाइड किस में बदल जाए? ऑक्साइड में। क्या हो गया? वर्जन। देखो एक बात बताओ, ZnS है, जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करी, ZnO जिंक ऑक्साइड बदल गया। तो बेटा ये एस किस में बदल जाए? ओ में। सल्फाइड किस में बदल जाए? ओ में। तुरंत क्या हो गया? वर्जन। देखो सल्फाइड एस किस में बदल जाए? ऑक्साइड में। तो ये नीचे भी देखो, सल्फाइड किस में बदल गया? ओ में। तो बस सल्फाइड किस में बदल जाए? ऑक्साइड में। यही वर्जन हो गया। बताओ इससे सरल हो सकती है क्या? मज़ा आ रहा है ना? सब्सक्राइब करो बेटा दबा के जल्दी से जल्द। सभी से कर दो जो आपके घर में मोबाइल हो, तभी मज़ा आएगा थोड़ा पढ़ते हुए। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला हेडिंग, निस्तापन। देख लो, बिल्कुल सिंपल निस्तापन बेटा। निस्तापन क्या है? देखो, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखो कार्बोनेट अयस्क जो होती हैं, जब गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो बस सिंपल। तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? निस्तापन कहलाएगी। देखो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। CO3 था, कार्बोनेट था, ओ में बदल गया ऑक्साइड में, बस हो गया निस्तापन। कार्बोनेट किस में बदल जाए? ऑक्साइड में बदल जाए, निस्तापन हो गया। बेटा इससे सरल हो नहीं सकता। पसंद आ रहा है ना? जल्दी से, अभी चैनल पर 700 कुछ सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से 750 कर दो बेटा। इस वीडियो तक 750 होना चाहिए। सब अपने ग्रुपों में शेयर करो, आपके दोस्त होंगे, दोस्तों का ग्रुप होगा उसमें शेयर करो, और सबसे कहो कि सब्सक्राइब करें अभी की अभी। और मैं ये गारंटी देता हूँ बेटा, पूरी वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, पूरी किताब, ये समझो। अगला हेडिंग है अपचयन। देखो कितने सिंपल हो रहे हैं निस्तापन सब। अपचयन में क्या है? धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु की प्राप्ति की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं, ZnO था, ओ को अलग कर दो तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। चलिए बेटा, फिर अगला हेडिंग है धातुओं का परिष्करण। मतलब धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे अधिक कौन सी है? विद्युत अपघटनी। चलिए अगले देखते हैं बेटा। यह है विद्युत अपघटनी का चित्र, इसे अच्छे से देख कर जाएं। बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल है बेटा, आसानी से देख लेना और आप बना भी लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसके विषय में भी। देखें, एनोड पर शुद्धता अशुद्ध तांबा है, कैथोड पर शुद्ध तांबा। और विलेन किसका है? CuSO4 का, और सल्फ्यूरिक अम्ल का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। होगा क्या? विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। फिर अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अगला है अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगले बेटा, संक्षारण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं धातु अपने आस पास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर। अब सिल्वर को देखो ध्यान से। कह रहे हैं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। ध्यान रखें बेटा, ये भी आएंगे पेपर में, कारण वाले हैं ये। कॉपर की क्या खासियत है? कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और लोहा की क्या खासियत है? आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, है ना। अब इसको कर क्या सकते हैं? संचारण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है? तो बेटा हेडिंग डालेंगे संचारण से सुरक्षा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा सुबह तक, जब तक मैं आधी रात तक इसे फाइनल कर दूंगा पूरी साइंस के लिए, तब तक सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे उन्हें भेजो, आपके दोस्तों का जो ग्रुप हो उसमें भेजो, और सबसे कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइबर करना ही करना है। बेटा एक बात बताओ, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना नहीं कर सकते हो? आप चाहते हो आपका चैनल कम रहे तो बढ़ाओ इसे भाई, आप सबका है, हमारा नहीं। संचारण से सुरक्षा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एडोनीकरण मिश्र धातु बनाकर, इन सबसे इसे बना सकते हैं। अब आप देखते होंगे यस दलेपन क्या है, तो देख लेते हैं।
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रख लेने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यश दलेपन प्रक्रम कहते हैं। किसकी परत? जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं उस पर, जिससे वो चीज खराब ना हो। चलिए अगले देखते हैं बेटा। मिश्र धातु जानते हैं और चैप्टर खत्म। मिश्र धातु क्या होती है बेटा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामने आपके स्क्रीन पर जितना दिख रहा है ना, इससे 1 नंबर आने वाला है ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर आने वाला है बेटा इसी से, मैं कह रहा हूं ध्यान दें। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा या धातु और अधातु के संगामी मिश्रण होते हैं। मतलब धातु धातु से मिलकर, धातु अधातु से मिलकर बनती हैं। पहला पॉइंट, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अब देखें, अब ध्यान से देखना, इतनी लाइनों से आपका आने वाला है बेटा एक प्रश्न। कैसे? अब कहेंगे इस्पात किस किस का मिश्रण है? इस्पात मतलब स्टील, तो आप टिक लगाएंगे लोहा और निकिल या क्रोमियम का। ठीक है। अब कहेंगे पीतल में कौन कौन सा मिक्स है? पीतल किस किस से मिलकर बनी है? तो कॉपर और जिंक से। टिक लगाने में आएगा, पीतल वाला बहुत बार आया है बेटा। पीतल किस किस से मिलकर बनी है? तो कॉपर और जिंक से। कांसा किस किस से मिलकर बना है? तो कॉपर और टिन से। सोल्डर किस किस से मिलकर बना है? लेड और टिन से। अमलगम किस से मिलकर बना है? तो मरकरी और अन्य तत्व से। इससे बेटा एक आना ही आना है। ठीक है। चलिए, चैप्टर हो गया खत्म। इतना छोटा चैप्टर था, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रश्नावली है, क्या है प्रश्न देखते हैं, अति लघु। ध्यान से देखें बेटा। पहला है, एक चमकीली अधातु का नाम बताइए। दूसरा है, ऐसी दो अधातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती हैं। तीसरा है बेटा, एक तत्व अपने परमाणु के बाहरी कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है उसे तत्व की कहते हैं। अगला है बेटा, खनिज किसे कहते हैं। फिर है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फिर है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इस पाठ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला है बेटा, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फिर है, अधातु कौन सा आयन बनाती है, धनायन या ऋणायन। देखो यही बताया था बेटा, धातु कैसी बनाती है? ऋणायन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और धातु इलेक्ट्रॉन देती है, धनायन बन जाती है। मिश्र धातु कांसा, देखो आ गया, अभी बताया था। कांसा किस किस के मिश्रण से बनता है, यही तो बता रहा था बेटा मैं। अगला है, ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें केरोसिन में रखा जाता है। बताया था नहीं बताया था? बताओ। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में नहीं रखेंगे तो आग पकड़ लेंगी, बताओ बोला। अगले देखें, कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लिखिए। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय, जो कि 2 नंबर में प्रश्न आते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता। शुद्ध सोना नहीं आता है, मिक्स किया जाता है उसमें। दूसरा है, कैल्शियम अपने यौगिक के रूप में और सोना अपने स्वतंत्र रूप में क्यों पाया जाता है। अगला है बेटा, बिजली के तारों पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है। चलिए बेटा, ये सब के सब आ सकते हैं। अगला है, लोहे के औजारों को रखने से पहले तेल क्यों लगाया जाता है। लोहे के औजारों को रखने से पहले तेल। अगला है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। बताया तो था, आग ना पकड़ ले। चलिए लघु देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है, गैलियम एवं सीजियम हथेली पर रखते ही पिघलने क्यों लगते हैं। फिर है बेटा, गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन क्यों तैरने क्यों लगते हैं। अगला है, आयनिक यौगिक किन्हें कहते हैं। बताया था ना बेटा सब। अगला है, समीकरण को पूरा करें। ये 3 है, इन्हें कंप्लीट करो। अगले बेटा देखते हैं पांचवा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे बेटा। पांचवा प्रश्न है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण दीजिए। और अगला है बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले, क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। दूसरा है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। तो परिभाषा लिख देंगे बेटा, इधर उधर हो गए अंतर, कंप्लीट, समझे। तो बेटा लेकिन आप लोग मेहनत से देखें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तीसरा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। उस मिश्र धातु का नाम बताइए जो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बना है। इस मिश्रण धातु का उपयोग भी बताइए। अगला है बेटा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई 2 उपायों के बारे में लिखें। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। फिर है, वैद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि के बारे में संक्षेप में लिखिए, चित्र बनाएं। बेटा ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और आप देख लें दीर्घ में खनिज और अयस्क में अंतर पूछा था। तो देखो, एक तरफ खनिज एक तरफ अयस्क, अंतर देखें। प्रकृति
प्राकृतिक रूप से भूपरपटी पर पाए जाने वाले तत्व खनिज होते हैं। ऐसे खनिज जिनमें से धातुओं को आसानी से निकाला जाता है अयस्क होते हैं। हो गया अंतर। चलिए अगले देख लेते हैं। भर्जन और निस्तापन में। भर्जन निस्तापन। पहला, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है भर्जन में। निस्तापन में अयस्क वायु की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड अयस्क में। सल्फाइड किस में बदल जाते हैं बेटा? ऑक्साइड अयस्क में। और कार्बोनेट अयस्क और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड अयस्क में। तो देखो बेटा, ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बदलते तो दोनों में ऑक्साइड अयस्क में, पर इसमें सल्फाइड और इसमें कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या पूछा था, ध्यान से देखें। कह रहे हैं मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। स्टेनलेस स्टील प्रयोग बर्तन तथा उपकरणों के निर्माण में। धातु की सतह पर ये वो 3 रिएक्शन थी, हो गई। अगला है एनसीईआरटी का पृष्ठ जो है 58, इससे आपको कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? बताओ बेटा। ये चैप्टर तीसरा वाला भी हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल सरल भाषा में इसे हमने समाप्त किया है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जम के लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और लगातार वीडियो देखते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।